नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं, एक तरफ जहां कोरोना की विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की चेतावनी दी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कल की तस्वीर है मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां महाकालेश्वर मंदिर के बाहर सावन के पहले सोमवार को भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे संभालना यहां पर बेहद मुश्किल हो रहा था। गेट नंबर 4 के पास भीड़ ने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और मंदिर में घुसने लगे। कई श्रद्धालुओं को यहां पर चोटें भी आईं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। शाम में 6 से 8 बजे के बीच 3500 श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन सोमवार को पहले दिन मुख्यमंत्री और उनके परिवार और उमा भारती के आने से प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को संभालना बेहद मुश्किल हो गया। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और तमाम राजनीतिक दल अब ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही है। बसपा ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन किए, तो समाजवादी पार्टी ने उससे भी बड़ा सम्मेलन करने का फैसला किया है। शुरुआत बलिया से 23 अगस्त से होगी। प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी ने भगवान परशुराम का मंदिर बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही बीएसपी के सम्मेलन के बाद गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ब्राह्मणों के चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लिया। परशुराम जयंती की छुट्टी करने वाले मुलायम सिंह काफी पहले से ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश में रहे हैं। जय श्री राम, श्याम रामचंद्र की। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन ने समाजवादी पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं। अब उसका पहला ब्राह्मण सम्मेलन 23 अगस्त को बलिया में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सदैव विभिन्न जात समाज वर्ग के साथ ब्राह्मण समाज के प्रति उनका आदर भाव रहा है। 23 तारीख को बलिया से कार्यक्रम हम सब फिर शुरू करने जा रहे हैं। ये हम लोगों का दूसरा चरण होगा और जिसमें हम लोग प्रबुद्ध समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। बीएसपी तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, लेकिन समाजवादी लोगों ने तो भगवान परशुराम के मंदिर बनवा के उनमें पूजा भी शुरू कर दी है। ऐसे 5 मंदिर वे बलिया, मेरठ, बलरामपुर, जालौन और उरई में बनवा चुके हैं। 70 और जिलों में बनवाएंगे। और लखनऊ के मंदिर में परशुराम की 108 फीट ऊंची कांसे की मूर्ति लगेगी। उनके हमने 108 फीट की दुनिया की जो सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे सुंदर, सबसे विशालकाय, एक अद्वितीय अप्रतिम मूर्ति, एक अद्भुत प्रतिमा, एक अद्भुत स्वरूप की हम लोगों ने परिकल्पना की है और उस स्वरूप को हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। भगवान परशुराम के मंदिरों का पार्टी के लोगों को ब्राह्मण समाज में अच्छा असर दिख रहा है। जितना एक ब्राह्मण तबका है, जीने भर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। डेली बच्चे, लड़के, यंग, युवा सब आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और भगवान परशुराम की जय जयकार करते हुए यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है, आते लोग जाते रहते हैं। अब तो समाजवादी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ ये भी दावा कर रहा है कि बीएसपी तो ब्राह्मणों की राजनीति कर रही है, लेकिन वे उनसे दिल से जुड़े हैं। वो एक साल में 57 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर चुके हैं। आज वो लोग सम्मेलन कर रहे हैं जिनको राजनीतिक रूप से केवल वोट की राजनीति करनी है। समाजवादी प्रबुद्ध सभा के बैनर के नीचे लगातार 2011 से समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम कर रही है। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीएसपी ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की है। उसके ठीक अगले दिन बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गुरु पूर्णिमा पे ब्राह्मण साधु संतों के चरण धोके उनसे आशीर्वाद लिया। यूपी में 11% ब्राह्मण वोट है, जो अपने तादाद के लिहाज से भी अहमियत रखता है और अपना माहौल बनाने के लिहाज से भी। जाहिर है कि चुनाव आए हैं, एक एक वोट की अहमियत है, लिहाजा ये चुनाव तक चलता रहेगा। बलिया में करुणा सिंधु, लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल जीतकर मीराबाई चानू देश वापस लौट आई हैं। उनका शानदार स्वागत हुए। उनसे बात की है हमारी सहयोगी रीका रॉय ने। मीरा,
वापस आए इंडिया, कैसा था आपका जर्नी जापान टू इंडिया? आप सोचते सोचते आए हैं कि इतना सारा सेलिब्रेशंस आपके लिए होगा? नहीं, मैं नहीं सोचा था। सुना तो था आप लोग को इंडिया में इतना सारे वेलकम करने में आएगी, तो इतना सारे लोग आए थे, इतना प्यार दिया था, तो मैं कभी नहीं सोचता ऐसा होगी। पर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। मेरा आपने पिज़्ज़ा खाया? हाँ जी, मैं उसी दिन कंपटीशन ख़त्म होते ही मैंने डिनर में पिज़्ज़ा खाई थी, क्योंकि मुझे कंपटीशन से पहले 2 दिन मैंने कुछ नहीं खाए थे मेरा वेट की वजह से, तो मैंने पिज़्ज़ा खाई थी सबसे पहले। कितना डिफ़िकल्ट है 49 किलोग्राम कैटेगरी मेंटेन करना? बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हमारी वेट से 1 kg या ½ kg ऐसा ही अब रखना ही है, तो क्योंकि हम कंपटीशन में इजीली वेट दे पाए, तो इसलिए हम कंट्रोल करके रखने में, हम डाइट में बिल्कुल ही हमारी जो डाइट है उसको मेंटेन करके रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कोई भी जंक फूड, कोई भी जो भी मुझे पसंद है वो नहीं खा पाते। सिर्फ मेरा डाइट जो है फिश, मीट, इसमें ही मैं मेंटेन करके रखती। बहुत टाइम से आप शायद वेजिटेरियन भी रह चुकी है, और आप अब एक पिज्ज़ा कंपनी ने बोला है आपको लाइफ टाइम फ्री पिज्ज़ा मिलेगा, तो वो कैसे आप यूटिलाइज करेंगे वो ऑफर? हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई है सुन के, क्योंकि मुझे पहले से ही पिज़्ज़ा बहुत पसंद होते थे। जब भी मैं जंक फूड खाने का मन किया तो मैं पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करके मैं खा देती। तो अभी शायद डोमिनोज वालों ने मुझे पूरा पिज़्ज़ा हर दिन या जब भी चाहिए खाने के लिए मुझे ऑफर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ। और खास मेरा जो पटियाला में मेरा पार्टनर जो ट्रेनिंग किया है, उन भी बहुत खुशी हुई है सुन के, बोले थी मेरा दीदी के साथ हम रहे हैं तो पिज़्ज़ा खाना मिलेगा, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश। मैंने सुना कि जैसे ही आपका इवेंट खत्म हुआ, मेडल आया, तो आप अपने जो मेट्स हैं पटियाला में आपने वीडियो कॉल किए और वहाँ पे जश्न शुरू हो गया था सबसे पहले। हाँ, उसमें और आप लोगों ने भांगड़ा भी किया? जी, पटियाला में अभी जेरेमी बच्चे 4-5 लोग हैं, मेरे साथ ट्रेनिंग किया थी तब से 5 साल से, तो वो लोग इतना खुशी हुई थी कि वीडियो कॉल में मुझे भी उनकी साथ शामिल हो गई थी, तो हमने डांस किया बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत मेरा जब आप गए टोक्यो, आप तब से ही बोल रहे थे कि मेडल आपको जरूर मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस कैसे मिला आपको, कहाँ से मिला कि जरूर मेडल जरूर आएगा? हाँ, ये कॉन्फिडेंस मैंने रियो से ही पूरा सीखा था। रियो में जो मैंने फेन किया था, तो इसी दिन से मैं पूरा ऐसा हो गया था मुझे नेक्स्ट ओलंपिक में या नेक्स्ट कंपटीशन जो भी में मुझे मेडल लेना है, अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, तो इसमें से मैं कॉन्फिडेंस भी मिला। और मेरे सर ने, विजय सर ने मुझे बहुत ही मोटिवेशन दी थी कि रियो में जो भी फेल हुआ उसको भूल के आगे का तैयारी करने में बहुत सारी मोटिवेशन दिया था सर ने, तो उसकी सर की वजह से मैं आज तक इधर पहुंच पाई हूँ, मेडल लिया। और बीच में इंजरी भी था आपको, इंजरी के दौरान फिर कोरोना वायरस लॉकडाउन, उस दौरान कैसे आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया, क्योंकि आपका गेम फिजिकल है साथ साथ मेंटल भी है? हाँ, लॉकडाउन की टाइम में हम ट्रेनिंग बिल्कुल छोड़ दिया था, हम नहीं कर पाई थी। तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम ट्रेनिंग करनी शुरू किया था, तो मेरा काफ़ी दिन रेस्ट करने के बाद ट्रेनिंग हुआ तो इंजरी होने लगी थी। तो उसी टाइम में हमने अक्टूबर में USA का हमने प्लान किया था, तो इसी में हम सिर्फ 20 डेज़ के लिए ही हमने प्लान किए थे। तो उसी टाइम में ट्रेनिंग भी अच्छा हुआ और जल्दी हमने एशियन चैम्पियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ी थी, क्योंकि बहुत ही हेल्प हो गई थी मैंने USA जाके ट्रेनिंग करने में। तो इसी की बात रिकवरी काफ़ी अच्छा हो गया था। हाँ जी। मेरा एक आखिरी सवाल, घर पे बात हुआ है, अगला प्लान क्या है आपके लिए? अभी हाँ, घर से बात हुआ है, मम्मी भी बहुत बिजी है अभी, सारी लोग मम्मी को मिलने घर पे सारे लोग हैं, तो मम्मी भी काफ़ी बिजी है और खुश भी है, सारी फैमिलीज़ है। तो मैं कल घर जा रही हूँ मणिपुर, तो थोड़ी देर मैं घर में रहूँगी, मम्मी लोग के साथ में इंजॉय करूँगी। फिर आगे तो मैं ट्रेनिंग और करना है 24 ओलंपिक में मैं फिर इसी के लिए मैं तैयारी और करना है। मेरा हम दुआ करेंगे कि आपका सिल्वर गोल्ड में बदल जाए पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में। थैंक यू वेरी मच।